बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अहमद जरील और आप देख रहे हैं अहमद जरील लाइव। आज हमारा शो एक मुनफरद और एक स्पेशल शो है जिसमें आज अहमद जरील लाइव ने कोलैबोरेट किया है लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के साथ, जिसमें ऑब्वियसली उनके नाम से ही ज़ाहिर है कि हम आज लॉ के मुतालिक पाकिस्तान की लॉ के हवाले से और राइट्स के हवाले से, इसके अलावा लॉ एज़ अ करियर के हवाले से तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो भी एक लॉयर थे और आप जानते हैं कि उनका क्या स्टैंडर्ड था। और हमारे मुल्क की जो बुनियादें हैं उनके अंदर अदल व इंसाफ का ज़ाहिर अंसर मौजूद है। तो लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी माशरे के अंदर इम्प्लीमेंटेड हो तो वो माशरा तरक्की करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोगों के दिलों में लोगों के जहनों पे कन्फ्यूजन्स भी हैं, कुछ चीज़ों के मुतालिक पता भी नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ट्राई नहीं करना चाहते कि हम लॉ को अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उनके राइट्स क्या हैं उनको नहीं पता। तो आज हमारी छोटी सी कोशिश और काविश ये है कि हम आज बात करेंगे लॉ के हवाले से और कोशिश करेंगे कि आपकी वो तमाम तर कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको जितना हद हो सके उतना हम उसको दूर करेंगे। आज हमारे शो को आप देख सकेंगे अहमद जलील ऑफिशियल facebook.com/अहमद जलील ऑफिशियल पे भी। इसके अलावा आप हम उसको देख सकते हैं लॉ रिकॉर्डर के पेज पे भी। तो दोनों तरफ हम लाइव हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो गेस्ट, उनके मुतालिक मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। माशाल्लाह ही इज़ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और इन्होंने एलएलबी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से 2004 में। उसके बाद एलएलएम की डिग्री ली इन्होंने कमर्शियल लॉ में फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में। जो इनके प्रैक्टिस एरियाज़ हैं उनके मुतालिक मैं बताता चलूँ कि बैंकिंग लॉज, कमर्शियल के अंदर बैंकिंग लॉज हैं, वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी लॉज हैं, कंज्यूमर लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, सर्विस लॉज हैं, लीगल ऑडिट वगैरह के हवाले से अपनी सर्विसेज देते हैं। और इस वक्त एज अ फाउंडर लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के तौर पे भी काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे भी कि लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान एक्चुअली है क्या और उसकी क्या क्या खिदमात हैं। आप 2017 से मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। इसके अलावा आप चेयरमैन जुडिशल रिफॉर्म्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2017 से। इसके अलावा जी आप लाइफ मेंबर हैं लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड पंजाब बार काउंसिल्स 2004 से। और आप मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2018 से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही काबिल पाकिस्तान के सपूत और लॉ एक्सपर्ट हैं अली रज़ा कबीर साहब को मैं वेलकम करूँगा हमारे साथ आज की स्ट्रीम में। और अली भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने इतना वक्त निकाला और कोलैबोरेट किया और अपना टाइम देना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम। थैंक यू एबर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जी, सो अली भाई, सबसे पहले क्योंकि हमारा कोशिश होगी कि हम मुख्तसर रखें और लोगों को जितना ज़्यादा बता सकें, मालूमात दे सकें। पाकिस्तान के अंदर जब लॉस की बात की जाती है ऑब्वियसली तो दूसरे ममालिक के बरखिलाफ़ अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता। आम सिटीजन्स को नहीं पता होता कि लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनको अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। जबकि दूसरे ममालिक में हमने देखा है कि लोग अपनी उनके फैमिली के वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं जो कि उनको वो लीगल एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं। तो आपको कहाँ दिखता है कि कहाँ प्रॉब्लम है? क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है या फिर हमारी आवाम समझना ही नहीं चाहती, या फिर एक तरह का इमेज क्रिएट हो गया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर लॉ इम्प्लीमेंटेड नहीं है? क्या कहेंगे आप? एमर, सबसे बुनियादी चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। हम लोगों की जो चीज़ प्रायोरिटी होगी उसके मुताबिक हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लीगल एजुकेशन को समझें, आप लॉज को समझें। बहुत सी वजूहात ऐसी हैं कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का इशू भी है, लेकिन प्राइमरीली यहाँ पे जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ इज बियॉन्ड समथिंग, कि जहाँ पे आपने इसे सिर्फ एज कैरियर अडॉप्ट करना है। मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज लीगल नॉलेज हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप इसकी मिसाल इस तरह से लीजिए कि अगर अगर एक शख्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या शादी कर रहा है, तो शादी या मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट।
हमारे यहाँ कितने परसेंट लोग ऐसे हैं कि जो अपना निकाहनामा पढ़ते हैं और उस निकाहनामे के कंटेंट से आगाही होती है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, उसे फिल करने की या ना फिल करने की या यस या नो लिखने की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, हम उन्हें बॉदर नहीं करते। बिकॉज हम एज अ सोसाइटी कुछ इस तरह से ट्रेंड लोग हैं कि वी बिलीव कि जब कल को कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। इसकी एक मिसाल और समझ लीजिए इस तरह से कि जैसे पाकिस्तान के अलावा बहुत से ममालिक में, जैसे कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, इवन पूरे यूरोप में इंश्योरेंस को बड़ी अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट एज सच बहुत ज्यादा लोगों में मकबूल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे समझा ये जाता है कि जब मसला होगा तब देखेंगे, जब इशू होगा तब देखेंगे। तो बुनियादी तौर पे एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब तक हम उस सिचुएशन में जब तक खुद आते नहीं हैं, जब तक हम जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है हमारी, हम ये नहीं देखना चाहते कि अगर हमारे साथ खुदा ना खास्ता कल को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है लॉ से रिलेटेड, या जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमारा बिहेवियर ही ये है बहैसियत कौम कि हम जब होगा जब देखी जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो टॉकिंग अबाउट अली भाई, लेट्स से कि अब आप ज़ाहिर है आप इतने माशाल्लाह इतने सारे डोमेन्स को देखते हैं लॉ के हवाले से, तो आपने क्या देखा है कि सबसे ज़्यादा केसेस आपको कॉर्पोरेट तो ऑब्वियसली एक बिल्कुल ही अलग एक चीज़ हो जाती है, टॉकिंग इन जनरल के किस तरह के केसेस आते हैं? क्रिमिनल केसेस तो ऑब्वियसली हैं ही, इसके अलावा जो आपको पता है कि ख़ानदानी झगड़े होते हैं, जायदाद के मसले होते हैं, निकाह के बाद जो है वो डाइवोर्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और तो उनमें आपने ज़्यादातर तादाद क्या देखी है कि पिछले 5 सालों की अगर मुवाजना किया जाए तो आपने किन केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है तवातुर के साथ? ऑनेस्टली अमर, हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो सभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जनरल लिटिगेशन हमारी बहुत ज्यादा है। आप फैमिली लॉज में देखिए तो फैमिली लॉज में अब बहुत ज्यादा डिवोर्स के मामलात जो पहले बहुत कम सुनने में आते थे अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी तरह से उसकी लिटिगेशन बढ़ गई है। फैमिली रिलेटेड मामलात की लोगों को नो हाउ ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने बात के आगाज में कहा था कि निकाह नामे को नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यकीन जानिए जब झगड़ा हो जाता है, जब इशू बन जाता है, तो फिर उसके बाद मैंने देख रखा है कि बहुत से लोगों के दरमियान किस किस्म की चीजें होती हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि फैमिली लॉज का थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होना चाहिए, बिकॉज इससे कॉमन इंसान का वास्ता हर हाल में किसी ना किसी तरह से पड़ेगा। चाहे वो मैरिज है, चाहे वो डिवोर्स है, एक खास वक्त के बाद सक्सेशन के मामलात वारसान के दरमियान होते हैं। जाहिर है कि डिजीज के बाद जो आपके कोई भी आपका बावजदाद में से हो सकता है आपकी फैमिली में, गॉड फॉरबिड, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। वन हैज टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस के क्या होता है और किस तरह से होता है। तो उसी तरह से सक्सेशन के मामलात हैं, उसके बारे में लोगों को आगाही नहीं है, लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। और इन सब के बाद जब सेपरेशन होती है, जब या हो रही होती है, तो कौन से अवामिल हैं जो बहुत ज्यादा अहम है। इसकी मिसाल एक इस तरह से समझिए कि जैसे कि हम निकाहनामे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी अहमियत नहीं समझते। उसमें एक कॉलम ये भी होता है कि क्या आपने, औरत ने, बीवी ने अपने खावंद को दूसरी शादी का हक दिया है। हम इसको अहमियत नहीं देते। एक उसी तरह से कॉलम होता है कि क्या बीवी को खावंद ने खुला का हक दिया है। आया वो अगर खुला लेना चाहे किसी वजह से तो क्या ले सकती है या नहीं ले सकती है। इन्हीं 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 चीजों की वजह से हमारा जो लॉ इवॉल्व हुआ है, प्रेसिडेंट्स जो पुराने केसेस इवॉल्व हुए हैं, उनमें बहुत सी चीजें इस तरह से आई हैं कि टेक्निकलिटीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता और टेक्निकलिटीज को इग्नोर करके अगर नहीं भी किसी को ये हक मिला तो उसका ये हक समझा जाता है और उसे फायदा दिया जाता है। लेकिन हमारे एंगल पे, हमारे करने के लिए जो है, हम वो नहीं करते। सक्सेशन के मामलात का लोगों को अंदाजा नहीं है। एक और चीज देखिए, जैसे कि कंज्यूमर लॉज, लोगों का इस हद तक एतमाद में कमी है कि कंज्यूमर लॉज के अंदर इस बात की, पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है। और वो आपको इस बात की सहूलत देता है कि अगर किसी ने आपको फॉल्टी गुड्स या फॉल्टी इवन सर्विसेज भी दी हैं
तो आप उसके अगेंस्ट डैमेजेस का केस भी कर सकते हैं, और आप उन गुड्स का अजाला भी करवा सकते हैं डैमेजेस के थ्रू भी, और उन गुड्स की रिप्लेसमेंट में भी। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी शख्स ने एक जगह से कोई रेफ्रिजरेटर परचेज किया है और अगर वो फॉल्टी है, वो फॉल्टी होने की वजह से वो शख्स अब उस प्रोडक्ट से मुतमिन नहीं है, वो दुकानदार के पास जाता है उसे वापस करने के लिए या रिप्लेसमेंट सीख करने के लिए, और दुकानदार या शॉपकीपर उसको फैसिलिटेट नहीं करता। ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे ऐसे में हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। लॉ हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। हम उस शख्स को 15 दिन का नोटिस देंगे कि मेरे इस प्रोडक्ट को, फॉल्टी प्रोडक्ट को रिप्लेस करो, और मेरा जो नुकसान हुआ है वो उस डैमेजेस को पूरा करो, अदरवाइज मैं कोर्ट चला जाऊंगा। 15 दिन के वो नोटिस देने के बाद अगर वो शॉपकीपर आपसे कॉपरेट नहीं करता, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कितने लोगों को इस बात की अवेयरनेस है? लोग कतराते हैं, डरते हैं कोर्ट्स में जाने से भी। जाहिर है कि एक लीगल प्रॉब्लम ये भी है कि समटाइम लोग ये महसूस करते हैं कि लिटिगेशन की फीस कैसे मिलेगी। लिटिगेशन, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर आपका मुकदमा जान रखता है तो अदालत आपका लिटिगेशन एक्सपेंस भी वापस करवा देती है। यानी कि वकील पे आए जाने वाले इखराजात वो भी आप उसकी वापसी मांग सकते हैं। मैं आपको अब एक और मिसाल देता हूं जो कॉमन लोग जिस चीज से अवेयर नहीं होते। अब बहुत से लॉज के मामलात, जैसे मैंने कहा कि जनरली सबको वास्ता पड़ता है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि खास कैटेगरी के लोगों का वास्ता पड़ता है, स्पेसिफिक लोगों का वास्ता पड़ता है। जैसे अगर मैं टेनेंट हूं या लैंडलॉर्ड हूं, आया मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को दे रखी है या किसी से मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, तो बहुत से लोग ये समझते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि लोगों के दरमियान एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि अगर वो, अमूमन लोगों का देखा होगा आपने, एग्रीमेंट होता है 11 मंथ्स का, बिकॉज उनके माइंड में एक मिसपरसेप्शन ऑफ लॉ है, और वो ये है कि अगर मेरा एग्रीमेंट 1 साल का या 12 महीने का होगा तो मुझे इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर द लॉ। दिस इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन ये है कि अगर आपका एग्रीमेंट रेंट का वो 1 साल तक का है तो आपको उसे रजिस्टर नहीं करवाना। लेकिन ये इतनी मैंने कॉमन प्रैक्टिस देखी है, जगह जगह पे ये प्रैक्टिस देखी है। हर एक शख्स 11 माह का एग्रीमेंट करना चाहता है, 12 माह का नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी हो जाती है। तो बहरहाल इसी तरह से कुछ और मामलात ऐसे हैं। अगर आप बिजनेस से डील कर रहे हैं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होना लाजिम है। आपको ऑफर का पता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का पता होना चाहिए, एंड व्हेन द एग्रीमेंट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। और वो लम्हा कब आएगा कि जब वो एग्रीमेंट बाइंडिंग हो जाएगा, और कब तक वो बाइंडिंग नहीं होगा, आपको इन अवामिल का पता होना चाहिए। इसी तरह से एक चीज और आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मेरे जो माइंड में चीजें हैं वो ये है कि कुछ बेसिक चीजें जिसका सबको पता होना चाहिए, उसके लिए किसी का लॉयर होना जरूरी नहीं है। वो एग्जैक्टली। थोड़ी 3-4 चीजें शेयर कर लूं। हम्म। तो उसी तरह से जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के मामलात है, इफ यू वांट टू परचेज अ प्रॉपर्टी, तो लोगों को ये इस बात का एहसास ही नहीं है कि आया ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन मैंने कहां से करनी है। लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन में कहां से करें। हम कहां से जाने कि आया हम जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं ये उसी शख्स के नाम पे है, किसी और बैंक के पास इसका रहन तो नहीं है। इन सब बातों को जानने के लिए लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। इसका बड़ा बेसिक तरीका ये है कि जो प्रॉपर्टी आपकी जिस सोसाइटी से बिलोंग करती है, एक आप वहां से वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद उस वेरिफिकेशन के अलावा एक वेरिफिकेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होती है पंजाब में। वो वेरिफिकेशन होती है जो सब रजिस्ट्रार से, यकीन जानिए उसकी वैल्यू मैं नहीं समझता जाती तौर पे, क्योंकि वो एक एफिडेविट की बेसिस पे इशू कर दी जाती है। तो आपको ये करना है कि वो सोसाइटी, अगर आपकी प्रॉपर्टी एलडीए में आती है तो एलडीए जरूर चाहिए, अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो उस हाउसिंग सोसाइटी जरूर चाहिए। और अगर वो प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल से परचेज आप कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी से, तो फिर सोसाइटी जाना भी सिर्फ काफी नहीं है। अगर किसी कंपनी ने आपको प्रॉपर्टी बेची है तो खुदारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी एससीसीपी का एक चक्कर लगाने की जहमत जरूर कीजिए, बिकॉज ऐसा मुमकिन है कि वो प्रॉपर्टी किसी बैंक के पास उस कंपनी ने रहन रखवाई हो।
ओनरशिप तो उसी की होगी, लेकिन आपके नाम पे एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी आ जाएगी, एक रहन वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू गेट आउट ऑफ मॉर्गेज अंडर द लॉ, ऑनेस्टली। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अब मैं एक से एक वो चीज मेरे माइंड में स्ट्राइक करती जा रही है कि एक बहुत ज्यादा लोगों का वास्ता पड़ता है, बहुत से लोग, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि मैंने फलां शख्स से चेक लिया था, वो चेक डिसऑनर हो गया, मैं 10 साल की प्रोसीडिंग्स नहीं फेस करना चाहता, तो मैं क्या करूं? मैं 12 साल की प्रोसीडिंग सिविल की कोर्ट में नहीं फेस करना चाहता, मैं चाहता हूं मेरा मामला जल्दी हल हो जाए, तो क्या इसका कोई वे आउट है? इसका वे आउट बिल्कुल दो वे आउट है। एक, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हैं 489F की सीआरपीसी के अंडर। दूसरी, आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए ऑर्डर 37 का सिविल दावा कर सकते हैं, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाता है और वो सिविल कोर्ट में नहीं जाता। हमारे यहाँ एक उसके लिए स्पीडी किस्म की रेमेडी है, उसके अंदर आपको समरी ट्रायल होता है, और समरी ट्रायल के अंदर मामलात इतना सुस्त रवि का शिकार नहीं होते। तो एक ये बड़ी अच्छी रेमेडी है। लेकिन अगेन बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात कि लोगों की ये प्रायोरिटी नहीं है। लोग कानून को एग्री। उस तरह से नहीं समझते। वो और दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के कुछ इश्यूज ऐसे हैं, लीगल एडवाइस प्रॉपर उनको नहीं मिल पाती, वो इस तरह से मुतमईन नहीं होते। मैं लोगों को से कहता तो रहता हूं कि देखिए, एक वो वक्त था जब ये समझा जाता था कि वकील की जरूरत पड़ गई है क्योंकि हमारा मसला खराब हो गया, नाउ वी आर इन सम ट्रबल, बट नाउ द डायनेमिक्स आर चेंज्ड। अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब सिचुएशन ये है कि यू हैव टू कंसल्ट योर लॉयर सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। यू वॉन्ट टू अवॉइड द प्रॉब्लम। आपको उसको रोकने के लिए, आपको उससे अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है और आपको ऐसा करना चाहिए। तो बहरहाल जाती तौर पे वही बात है कि जैसे हम समझते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी प्रायोरिटाइज नहीं हुआ इतना। हम वही चीज़ों को चाहते हैं कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम्स के जरिए या जिस तरह से भी, कभी दोस्तों से बात करके सब लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस देते रहें, बिकॉज हमारे मुल्क में लोग इतना ज़्यादा शऊर, उस तरह से कानूनी शऊर नहीं रखते। सही, बहुत बहुत जामे आपने गुफ्तगू की अली भाई। और इसमें से एक सवाल मेरे जहन में वो ये था कि आपने कहा कि लॉयर अपना होना चाहिए, तो अपने लॉयर होने का क्या मकसद व मतलब है? क्या आपको आम फहम अल्फाज में कहा जाए तो क्या आप लॉयर के पास जाके उनको एज ए रजिस्टर करते हैं अपने लॉयर पे, या फिर आप क्या करते हैं कि आप अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कानूनी चाराजोई वगैरह हो रही है एंड देन आपको कानूनी हेल्प चाहिए, तो आप अपने वकील को वहाँ पर बोलते हैं कि जी हमारे बिहाफ पे आप इस केस को डील करें। सो ये प्रोसीजर क्या है? एक एक आम आदमी के लिए अपना लॉयर होना क्या है और किस तरीके से हो सकता है? देखिए अमर, एक तो दो तरह के क्लाइंट्स अमूमन होते हैं, या दो तरह के इश्यूज लोगों के होते हैं। दो तरह के क्लाइंट समझ लीजिए, या जैसे दो तरह के लोगों को इस तरह का इशू आ सकता है। एक तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, दूसरे नंबर पे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप वगैरह हो सकती है। जहां तक कंपनीज की बात है, तो कंपनीज के लिए लॉ में, कंपनीज लॉ में ये बात लिखी हुई है, और उनके लिए, कंपनीज के लिए इट इज मैंडेटरी कि एक लॉयर पर मंथ रिटेनरशिप पे वो अपने साथ इंगेज रखें, सो दैट वो कल को ये एक्सक्यूज या ये प्ली ना ले सकें कि हमें फलां लॉ का इल्म नहीं था, इसलिए हम उस लॉ की कंप्लायंस नहीं कर सके। तो कंपनीज के लिए तो मामला कानूनी तौर पे खुद से मुख्तलिफ हो जाता है। अगर हम मामले को देखें एक दूसरी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खुद से ये फैसला लेना है कि आया उसे लीगल सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे जाती ख्याल में आज के दिन हर ऑर्गेनाइजेशन को, आप किसी से 10,000 रुपए का भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको लीगल सपोर्ट चाहिए। उसके लिए बड़ा आसान सा हल ये है कि आप किसी भी लॉयर को जिसे आप समझते हैं कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उसे अपनी इस्तात के मुताबिक आप उस लॉयर को एंगेज करेंगे जिस जो आपकी फी रेंज में आता है। देखिए, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स भी तो बहुत से हैं। मेरी प्रायोरिटी होती है मेरी सेहत, तो मैं डॉक्टर चूज करता हूं अमंग अवेलेबल डॉक्टर्स।
मैं बहुत एक मिडिल क्लास का इंसान होने की हैसियत से तो कोई वो शख्स बहुत ज्यादा किसी बहुत एक्सपेंसिव प्रोफेसर के पास अमूमन नहीं जाता अनटिल अनलेस कि उसका मामला बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो, और उसकी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से उसको मैनेज करे। तो जिस दिन ये चीज मेरी प्रायोरिटी बन जाएगी तो मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लॉयर एंगेज करूंगा। लीगल के लिए अच्छी बात यह है कि आपको एक बहुत ज्यादा रेंज अवेलेबल है, यानी एक ही काम के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे मुल्क में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऐसे लॉयर्स भी मौजूद हैं जो 5,000 रुपीज लेके आपकी बेल करवाने के लिए अदालत में पहुंच जाएंगे। मैं जाहिर है कि उसकी सर्विसेज और उनकी वो चीजें, उनकी कमिटमेंट और हम्म। उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लॉयर मौजूद हैं। एटलीस्ट आपको कुछ लीगल सपोर्ट मिल जाती है मिल अगर आप जाएगा। लेना चाहते हैं। इसी तरह से एक बेल के लिए ही पाकिस्तान में लोग 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, 1 करोड़ रुपए भी चार्ज करते हैं एक बेल के लिए। तो देखिए, लीगल प्रोफेशन, लीगल सर्विसेज को ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक, जब आप किसी मेस में होते हैं तो आप लॉयर को ढूंढ लेते हैं। उसी तरह से अगर आप समझते हैं कि आपकी ये प्रायोरिटी है कि आप किसी प्रॉब्लम में ना आए, तो खुदारा किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होने से पहले, किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले, मैंने कितने ही मामलात ऐसे देखे हैं लोगों के कि वो किसी शख्स के कहने पे अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं विदाउट डिसाइडिंग द टर्म्स और विदाउट राइटिंग द टर्म्स। अगर कोई डिसाइड कर भी लेते हैं तो दे डोंट बॉदर कि उन टर्म्स को लिखा जाए। वहां पे लिखा नहीं जाता, कल को कंफ्यूजन, देखिए कंफ्यूजन भी हो सकती है, किसी शख्स की नीयत में फतूर भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली कोर्ट्स जाएंगी, आपको रिलीफ दिलवा सकेंगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन अंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज को जरूर समझिएगा कि ये बहुत अहम है। लीगल सपोर्ट आपको मिलेगी, मिल जाती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां से आपको कुछ ना कुछ लीगल सपोर्ट मिल जाती है। हमने रिसेंटली लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव लिया है, उसमें एक बेसिक चीज जो है हमारे माइंड में यही थी कि लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए, और दूसरे नंबर पे जब तक उनको कोई वो लॉयर हायर नहीं कर लेते, जब तक उन्हें लीगल सपोर्ट, उन्हें डायरेक्शन दे दी जाए। उसके बाद वो जिस लॉयर को चूज करना चाहें, उनको चूज करने में अगर वो चाहे उन्हें मदद दे दी जाए, और अगर वो चाहे तो मदद नहीं और उनको सिर्फ बता दिया जाए कि इस वक्त आपको ये करना है, सो दैट कि एक फेयर उनके पास रास्ता मौजूद हो, उन्हें कोई एक भटका गाइडलाइन ना दे दी सके। जाए। जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सही 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 अली भाई, टॉकिंग अबाउट एक, क्योंकि एक और जहन में मेरे एक सवाल आया है, फिर इंशाल्लाह लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे मामलात मैंने ये देखे हैं कि दस्तावेज़ात की जो है वो रद्दोबदल कर दी जाती है, जाली दस्तावेज़ात बना दिए जाते हैं, लोगों को फंसा दिया जाता है, सादे कागज़ के ऊपर उनके सिग्नेचर्स वगैरह लेके, या फिर जो अंगूठों के निशान होते हैं वो लेके लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड किए जाते हैं, और ये अभी से नहीं, ये सिलसिला चलता आ रहा है। सो अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि क्या डिजिटलाइजेशन जो है, जिस तरफ हम जा रहे हैं अब, और अब ज़रूरत भी है, पूरी दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के केसेस को डील करने के लिए और इस तरह के केसेस के अंदर पेशरफ्त करने के लिए कितना मुआविन साबित होगी डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में? इन चीज़ों को महसूस किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरह। देखिए, कोविड-19 के बाद तो सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जिसने कभी नहीं सोचा था डिजिटलाइज होने के बारे में, वो भी अब मजबूर है। वो उसे उसे इस तरफ सोचना है, अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे सोचना है। अब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसकी अवेयरनेस देगी। ये सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है इंसान की लाइफ में, किसी भी काम की एग्जीक्यूशन के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो होता है कि उस काम की आदत का ना होना। आपको उस काम के करने की आदत नहीं होती। जब आपको आदत हो जाती है तो वही चीजें जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी, उन चीजों के लिए जैसे आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार थे और एंजाइटी थी कि कैसे होंगी, जब आपको आदत हो जाती है तो फिर वो सब ठीक हो जाता है।
उसकी उसकी मिसालें बहुत सी हैं। उसकी मिसाल ये भी है कि जब कोई नाज नखरे के साथ किसी घर में बच्ची जब होती है तो सारी चीजों को मैनेज कर नहीं कर पा रही होती है और कुछ भी नहीं हम्म। होता, लेकिन उसके बाद जब सर पे पड़ जाती है तो फिर सब कुछ तो हो फिर सब जाता है। मैनेज हो जाता है, तो फिर बिल्कुल। सब मैनेज हो जाता है। तो देखिए हमें आदत आदत नहीं थी इन चीजों की, लेकिन अब इन चीजों की आदत हमें पड़ रही है। हमें हमें ये जो आइसोलेशन में रहे और ये जो हम जिस तरह से हमें काफी अरसे तक घरों में पाबंद हो गए, बंद होके रह गए, उन दिनों में हमें ये चीजें समझने का मौका मिला कि ये चीजें अब हमें करनी पड़ेंगी। उसी तरह से इस चीज की जरूरत को कोर्ट्स में भी महसूस किया गया है। ई कोर्ट्स के लिए भी कुछ चीजें हैं कि जो चल रही हैं। कुछ जजेस में भी ये बात का एहसास है, हाई कोर्ट्स के अंदर इस बात का एहसास है, सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एहसास है कि केसेस बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाए और कुछ इस तरह से किया जाए कि उसमें ह्यूमन जो एक एलिमेंट होता है इंटरवेंशन का, उसको मिनिमाइज जिस हद तक किया जा सकता है उसको किया जाए। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अगर केस एक पहले कोर्ट में लगता था, लगने के बाद फिर उसके बाद आपको लगवाना पड़ता था। अब हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट ये होता है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये होता है कि वो केस कुछ अरसे बाद ऑटोमेटिकली जब आपके सिस्टम में जाता है तो एक खास डेट वो डाल देता है। हाँ, अगर कोर्ट ने खुद एक डेट दे दी है कि फलां डेट के ऊपर ये केस लगेगा, तो फिर उस डेट के लिए वो कंप्यूटर उसमें फीड कर दी जाती है। लेकिन अगर किसी केस के लिए कोई डेट नहीं दी गई तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डेट एक के बाद अगली डेट ऑटोमेटिकली उठा लेता है, और वो एक सर्टन टाइम के बाद या एक सर्टन डेट जो उसकी फिक्स होती है तो उस डेट पे वो लग जाता है। इसी तरह से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत काम हो रहा है और इस बारे में भी डिस्कशंस हो रही हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ फैक्ट्स जो है वो किसी सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि उस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद एक टेंटेटिव सी बेसिक असेसमेंट के लिए क्या बनता है। देखिए अल्टीमेटली तो एक ह्यूमन ब्रेन यू नीड टू डिसाइड द केस इंटायरली, बट कुछ चीजों की एक टेंटेटिव असेसमेंट हो सकती है। जैसे सपोज अगर कोई बेल का मैटर है तो कुछ मामलात में एक सर्टन टाइम के बाद बेल्स ग्रांट कर दी जाती हैं एक खास ऑफेंस के अंदर। अगर उस ऑफेंस के हवाले से कोई सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम में ये चीज डाल दी जाए कि एक खास वक्त के बाद पता लग जाए कि इसको कितनी देर हो चुकी है, इस के ये किस क्लॉज में फॉल करता था, प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता था, नॉन प्रोहिबिटरी में फॉल करता था, अब ये बंदा कितनी देर से एक्यूज्ड जेल में है, तो ये एक बड़ी टेंटेटिव सी असेसमेंट सामने आ जाएगी। गो कि मैं बिल्कुल समझता हूं कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसी बेस के ऊपर डिसाइड कर दिया जाए, लेकिन वो एक टेंटेटिव असेसमेंट बहुत सी अगर वो जज के सामने पड़ी हो तो कम से कम उसे बहुत सी चीजों के लिए सारी चीजों को बहुत ज्यादा उसे वक्त नहीं लगेगा वक्त नहीं डिसाइड लगेगा, करने के लिए, टाइम टाइम बच जाएगा या। टाइम सेव हो जाएगा। सही सही सही। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत मैंने भी इस चीज़ की महसूस की ऑब्वियसली, क्योंकि आई बिलोंग टू टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम इस चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं और हम अपने लॉ को ना सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि इसमें हमारा जो हमारी आम आवाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको भी महसूस होती होगी इस चीज़ की कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे उनको सहूलत हो जाए। और सो हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं अली भाई, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही कहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो जिसका मुख्तसरन अली भाई जवाब दे सकें, आपको गाइडलाइन दे सकें इस हवाले से, तो काइंडली आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिफोर मूविंग एक मैं कमेंट जो है वो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। सलमान अहमद हैं, आप अगर उनका सवाल देख सकें। सलमान अहमद कहते हैं कि हाउ टू डील विद साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के हवाले से बहुत अच्छा सवाल है इनका। अली भाई, आपने आजकल देखा है कि सोशल मीडिया और जिस तरह से इंटरनेट हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी तरह फैल रहा है, इसी हवाले से इस टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ इसके मनफी असरात, मनफी इस्तेमालात भी हैं और इस्तेमाल हैं, और इन इस्तेमाल के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी उनकी जो है ना ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ता है। तो साइबर बुलिंग के हवाले से हमारे पास एक तो ये कि हम उसको किस तरीके से डील करें कानूनी तौर पर, और क्या इसके ऊपर हमने कोई लॉज वगैरह बनाए हैं। ऑब्वियसली हमारे पास साइबर हमारे पास एक विंग है जो कि चीज़ों को देखता है, अगर कोई ऑनलाइन स्कैम है या इस तरह की चीज़ें हैं उनको तो वो डील करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन लॉ के हवाले से इस बारे में हम किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं, काइंडली थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इस पर। सलमान के लिए बेसिक लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं उनकी तरफ से, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत आसान है,
बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वही आदत डालने की बात है, एक एग्जीक्यूशन की बात है, एक सोच की बात है। देखिए, अगर किसी भी शख्स को साइबर रिलेटेड कोई इशू है, अगर कोई उसे डीफेम कर रहा है, उसे इंसल्ट कर रहा है, गलत प्रोपेगेट कर रहा है, उसके हवाले से इस वक्त FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साइबर क्राइम विंग बहुत एक्टिव है। यू कैन इजीली फाइल कंप्लेंट विद देम, और वो फाइल करने का तरीका ये है कि आप अगर चाहें तो डायरेक्टर, उस कंसर्न्ड डायरेक्टर के नाम की एक एप्लीकेशन बना के आप इन रिटर्न दीजिए, बाय हैंड दे दीजिए। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, और हमारा साइबर विंग, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA का, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है आजकल। वो फॉरेन कंप्लेंट्स पे काम करते हैं। अभी मैं कल ही की एक खबर देख रहा था कि उसमें एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसा, एक शख्स जो है वो वीडियोस बनाने के बाद उन्हें अपलोड करता था, खवातीन की कुछ वीडियोस हॉस्पिटल की, और उस कंप्लेंट के ऊपर FIA ने इंस्टेंटली एक्ट किया। इसी तरह से किसी भी शख्स की जो फेक अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, उन अकाउंट्स की अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को आप उनको पास ऑन कीजिए। बिल्कुल, दे विल वर्क। यू नीड टू ट्रस्ट योर लीगल सिस्टम फर्स्ट। आई नो देर आर सर्टन फ्लॉज, और उनको हमें देखना, वो वक्त के साथ साथ जाएंगे। क्या सर्टन फ्लॉज लीगल सिस्टम में, या क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है? क्या आपने नहीं देखा कि वहां पे एक स्याह फाम को किस तरह से पुलिस वाले ने बेदर्दी से अपना घुटना रख के उसकी गर्दन पे, उसकी उसे 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 जान से हाथ धोने पड़े उस शख्स को। ये चीजें हर जगह पे किसी ना किसी हद तक मौजूद है। यकीन जानिए, मैं एक वक्त में समझता था, बहुत साल पहले, जब मैं बिल्कुल तालिब इल्म था, मुझे लगता था शायद पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अंधेर नगरी है। मुझे लगता था कि शायद बाहर के ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। जब बाहर के ममालिक में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने बहुत से ममालिक का विजिट किया है। मैंने यूरोप घूमा है, मैंने UK देखा है, मिडल ईस्ट गया हूँ। मैंने ये सारी जगहों पे जाने के बाद देखा कि उनकी चीजों में भी फ्लॉज हैं। सिर्फ एक चीज का फर्क किसी हद तक जरूर है कि वहां पे लॉज की इंप्लीमेंटेशन, लॉज यहां पे भी है, वहां पे भी है, सिर्फ लॉज की इंप्लीमेंटेशन हमसे यकीनन बेहतर है। तो उस मेच्योरिटी के लेवल पे जाने के लिए शायद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त आ जाएगा। हमें सबसे पहले अपने लीगल सिस्टम पे बिलीव करना है। इंशाल्लाह। हम करना शुरू करेंगे, हमारे आसपास के लोग करना शुरू करेंगे, तो मामला इस तरह से आगे चलेंगे। तो अगर आपको किसी को भी इस किस्म का कोई इशू है, तो उसे इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग दे जस्ट नीड टू फाइल कंप्लेंट विद दी FIA's साइबर विंग। सही। एंड उसके अंदर साइबर बुलिंग के हवाले से उसके अलावा भी, यानी जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, हमने देखा कि स्कैम बहुत ज़्यादा है कि वो लाइक प्रोडक्ट को जो है वो वादा किसी चीज़ का करते हैं एंड देन डिलीवर कुछ और करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसी के अंदर ही कवर हो जाती हैं अली भाई। देखिए सलमान, जहां पे अगर आपको अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क समझना पड़ेगा। एक ये है कि आपको ये कहा गया कि आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा, फलां फलां और फलां खुसूसियात ABC उसमें होंगी। जब प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन डिलीवर, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद जब आपको वो डिलीवर हो गया है और उसमें वो ABC खुसूसियात में से A और B नहीं है, सिर्फ C है, या ABC में से कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आप एक कंज्यूमर है। आप एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर को उस साइबर विंग में नहीं जाना। कंज्यूमर को फ्रॉड कमिट, उसको फ्रॉड एलिज नहीं कर सकता। यहाँ पे वो ये कह सकता है कि मुझे एज पर स्पेसिफिकेशन चीज नहीं मिली, या मुझे जो नहीं चीजें डिलीवर। मिली है वो फॉल्टी है। सही। उसका तरीकाकार यही है कि वो 15 डेज का नोटिस सर्व करेगा, और उसके बाद अगर उसका वो मदावा नहीं होता, तो फिर उसके बाद ही विल गो टू कोर्ट, और वो वहां पे कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करेगा। अच्छा, इसमें एक फर्क और भी है। वो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक वेबसाइट बना ली है आईफोन की परमिशन से बगैर, और वहां पे मैं अब आईफोन बेच रहा हूं, और वो जो आईफोन्स मैं बेच रहा हूँ वो फेक आईफोन्स हैं, वो चाइना के आईफोन्स हैं, और मैंने आईफोन का अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने के या दिखा के मैंने वो बेचा है, तो देखिए यहाँ पे क्रिमिनल का एंगल भी मौजूद है। यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट मौजूद है। तो यहाँ पे आप साइबर विंग में जा सकते हैं कि ये वेबसाइट इज नॉट ओन्ड बाय एप्पल। एप्पल इसको ओन नहीं करता, और ये शख्स इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज के लिए लोगों को डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है।
सही सही, बिल्कुल आपने जामे इसका आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच अली भाई। लेट्स टॉक अबाउट, हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली अबाउट लॉज और राइट्स के हवाले से, और आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम बात करेंगे लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के हवाले से। आपने क्योंकि इस बारे में जिक्र भी किया, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दीजिएगा कि एक्चुअली ये है क्या चीज़, आपके जहन में ख्याल किस तरीके से आया, या फिर ऑब्वियसली क्योंकि हमने देखा है कि ये प्रैक्टिस नहीं होती है आमतौर पे जो लॉयर्स होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन आपने एक अपना एक फोरम क्रिएट किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइए कि आपने इसको क्रिएट करने की क्या वजह है जी। अहमद, इसके कोर 4 लोगों के लिए पर्पसेस हैं। नंबर 1, लॉ स्टूडेंट्स। नंबर 2, यंग लॉयर्स। नंबर 3, जनरल लोग जो कॉमन लॉ को समझने के लिए, लॉ को, बेसिक्स ऑफ लॉ में इंटरेस्टेड हो। और चौथे नंबर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज, कॉर्पोरेट। अच्छा, उस ये 4 लोगों के लिए इसकी मुख्तलिफ तरह की अफादियत है। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इसमें चूंकि हमारे पास, हमने जो स्टार्ट किया, आइडिया वॉज कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैंने इसमें, मेरी टीम के बहुत से लोगों ने मेरी मेहनत की, जैसे कि एक मैं जिक्र करना चाहूँगा आज़म लगारी का, सलमान अहमद का। उसके बाद बाकी 2 लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। प्राइमरीली जो 2 लोग इस पे काम कर रहे थे, मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ। इसके अलावा साजिद अली और सुहेल शुएब, इन लोगों ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में। तो ये सारी चीज के पीछे जो हमारे माइंड में ये था कि हम लॉयर्स को एजुकेट करें, यंग लॉयर्स को। यहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं मिलती हैं, यहाँ पे लॉ सेमिनार्स बहुत कम होते हैं, लीगल एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि पेड चीजों के ऊपर लॉयर्स नहीं जाते। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये एक गैर मुनासिब बात है। देखिए, अगर मेरी प्रायोरिटी होती है तो मैं बहुत अच्छी जगह से फूड भी खाता हूँ। मैं बहुत अच्छी जगह का ब्रांड की, अगर मुझे पसंद है कोई चीज, तो मैं वो उस पर पैसे भी खर्च कर देता हूँ। मैं बहुत सी और जगहों पे भी पैसे लगा देता हूँ। अगेन, मेरी जात की अगर ये प्रायोरिटी नहीं है अगर लीगल या लॉ की अंडरस्टैंडिंग, देखिए मेरा ब्रेड एंड बटर भी यही है, सब कुछ यही है। तो मेरी अगर ये प्रायोरिटी नहीं होगी तो मैं कैसे कैसे सरवाइव करूंगा, मैं कैसे लोगों को compete करूंगा। तो मैं ये चाहता था कि हम लोग सब, ये लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान, अपने लॉ स्टूडेंट्स को एजुकेट करे, उन्हें डायरेक्शंस सेट करने के लिए मदद दे, उन्हें बताए, उन्हें एजुकेट करे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि लॉ इसलिए किया जाता है कि उसे कैरियर के तौर पे अडॉप्ट करें। मैं कहता हूँ इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स नॉट जस्ट करियर। आई मीन, लॉ के अंदर ये सिर्फ करियर नहीं है। देखिए आप, और अगर आप इसे करियर के तौर पे लेना चाहते हैं तो लॉ डजंट मीन कि आप सिर्फ एक लॉयर ही बन गए। देखिए, लॉ करने के बाद बहुत से लोग ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं, बहुत से डिफरेंट कंपनीज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत से इदारे, यूनाइटेड नेशन वगैरह में बहुत से मैंने देखा है लोग चले जाते हैं, उसके कोई एलाइड इदारे में चले जाते हैं। इसके अलावा जुडिशरी के अंदर अब बहुत अच्छी क्रीम आना शुरू हो गई है। अब तो मेहनती लोग, हार्ड वर्कर आ रहे हैं, इसको कैरियर के तौर पे लेते हैं। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान, तो हमारे माइंड में ये था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लॉयर्स को, यंग लॉयर्स को, के पास केसेस नहीं होते, अगर केस होते हैं तो उन्हें करना नहीं आता, उन्हें उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है। लीगल प्रोफेशन में आने के बाद उन्हें 2 से 4 साल एक सख्त किस्म के वक्त का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि वो, बहुत से लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ ये होती है कि वो कुछ ना कुछ पैसा कमाना शुरू कर दें, और उसकी वजह से वो से एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते। और यही एक बेसिक वजह है, यही एक बेसिक वजह है जहां पे बार काउंसिल्स की भी जिम्मेदारी है कि आने वाले यंग लॉयर्स को इस कदर इस तरह से मत छोड़ें। अगर उन्हें एक स्टाइपेंड वगैरह मिलता रहे महाना, कुछ ना कुछ मुनासिब सा, तो वो एटलीस्ट अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे थोड़ा ध्यान देंगे। वो प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिलती हैं। लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स के लिए इसी तरह हम सेमिनार्स, आर्टिकल्स, लीगल एक्सपर्ट के इंटरव्यूज, ये सारी चीजें लेके आते हैं। लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान एक न्यूज का चैनल भी है जो सिर्फ लीगल न्यूज की हद तक कन्फाइन है। इसको इसमें डालने का पर्पस वॉज कि मैंने बहुत दफा देखा था, बहुत बड़े बड़े चैनल, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन चैनल्स के ऊपर लॉ की, इससे रिलेटेड न्यूज की गलत रिपोर्टिंग हो रही होती है, गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, गलत तरह से समझा जा रहा होता है, और बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही होती है। और बहुत से इंटरव्यूज लोगों के मैंने देखा है कि वो लीगल गुफ्तगू के, लीगल मामले पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका अंदाजा नहीं है। तो नहीं। बहरहाल,
हमने इसीलिए इसमें लॉ न्यूज़ है, लॉ सेमिनार्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें जो जनरल लोग हैं, उन जनरल लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जिसमें जनरल कोई ना कोई टॉपिक, लोगों का बहुत इंटरेस्ट है बहुत से जी। टॉपिक्स में, जैसे कि ये फैमिली रिलेटेड बहुत से इश्यूज आते रहते हैं। मुझे पाकिस्तान से बाहर से बहुत कॉल्स आती हैं। मुझे कल भी एक किसी की कॉल आई हुई थी और वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि गार्डियनशिप के बारे में, कि मेरी एक बेटी है और मेरा ये डिस्प्यूट और फलां फलां मेरा ये इशू है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मसाइल हैं मैरिजेस के। मैरिज, अच्छा, उनका एक बड़ा एक अजीब सा प्रॉब्लम ये है कि मैरिजेस करने के लिए उनको वेरिफिकेशन करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। कि वो इंग्लैंड में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, बच्ची की या बच्चे की शादी करनी है पाकिस्तान में, और उनको समझ नहीं आ रही होती वेरिफिकेशन कैसे करवाएं। रिश्तेदारों पे तो एतबार कर नहीं सकते कि फंसवा ना दें, तो उनको भी समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। तो बहरहाल एक तो ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बाहर के लोगों को। दूसरा, बहुत से बाहर के लोगों को प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा मसाइल है। तीसरे नंबर पे ये जब मैरिजेस के बाद ये डिवोर्स, सेपरेशन, गार्डियनशिप, वो हस्बैंड फलां जगह चला गया, ये हो गया, इस किस्म के मसाइल बहुत ज्यादा। तो जनरल लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। उन्हें उन्हें ये बताना है हमने कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए हमारी एक, हम ये भी सर्विस है हमारी कि हम उन्हें, वी विल facilitate them to find out some legal expert, the best one, according to their requirement, according to their budget। एक तो हम ये चीज कर रहे हैं। और जब तक वो उन लीगल एक्सपर्ट किसी को हायर नहीं करते, तब तक हम उन्हें एक डायरेक्शन दे देंगे कि देखिए आपके को आज के दिन करना ये है, आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं बार बार, जैसे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर है, मैं मिसाल कंज्यूमर कोर्ट की इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उसमें इस तरह से है कि अगर किसी ने आपके खिलाफ, अब अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं कोई शॉपकीपर हूं, या मैं किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं, मैं कोई कपड़ा हुँ। बनाता हूं और मैंने वो कपड़ा डिलीवर किया, मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो गया, और मैं उस केस को, मुझे नोटिस मिल गया और मुझे पता लगा अच्छा फाइल हो गया। मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ, हाजिरी लगवाता हूँ, मैं जज साहब को कहता हूँ जी मैं अगली डेट पे कोई लॉयर रख लूंगा जी, मैं अपॉइंट कर लूंगा। और उसके बाद मैं 1 महीना 2 महीने सो जाता हूँ। मैं 2 महीने सो जाता हूँ, मैं नहीं करता, फिर मैं किसी लॉयर को एंगेज करता हूँ, तो लॉयर मुझे बताता है भाई तुम्हारा तो टाइम ही लैप्स हो गया, तुम्हें तो विद इन अ मंथ तुम्हें वहां पे जाना था और तुम्हें वहां पे अपना स्टांस देना था और तुम्हें अपना जवाब फाइल करना था। इसी तरह से अगर किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने, किसी बैंक ने मेरे खिलाफ केस किया कि मैंने उनके कुछ कर्ज वापस करना है, और मुझे नोटिस मिला और मैं सो गया, मैं 2 महीने सोया और मुझे पता लगा, उसके बाद मैंने लॉयर एंगेज किया, तो लॉयर ने कहा भाई आपका टाइम खत्म हो गया, विद इन 30 डेज आपने कोर्ट में जाना था। तो ये चीजें बेसिक, हमारा पर्पज ये है कि हम चाहते हैं लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान लोगों को बेसिक अवेयरनेस दे। एक अवेयरनेस। चौथी चीज, जो एक चौथी कैटेगरी है हमारी, वो है स्पेशल लॉज की, हुँ, हुँ। और स्पेशल लोगों के लिए, कंपनीज की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड। उसके लिए तो हमने एक काम शुरू किया है कि हमारा एक आर्टिकल, एक इंतहाई सादा जुबान में इंतहाई बेहतरीन आर्टिकल, कि अगर किसी का बैंकिंग में कोई इंटरेस्ट है, कंपनीज में कुछ इंटरेस्ट है, उसको समझने, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कोई समझना चाहता है, तो हमारा हर मंडे को वेबसाइट पे हम एक आर्टिकल रिलीज कर रहे हैं। हमने एक स्टार्ट किया है बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सीरीज के नाम से। हर मंडे को हमारा एक आर्टिकल, जहां पे कि बिकॉज इट्स अ रीसेंट इनिशिएटिव, तो हमारा ये स्टार्ट ही लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमने मई में स्टार्ट किया था, और जून में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबियां हासिल की हैं कि हमने अपना एक वीकली आर्टिकल भी स्टार्ट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट भी बन गई है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सारी सर्विसेज वगैरह हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। हमारे लाइव सेशंस भी इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कोशिश थी कि हम जो ये सारी चीज़ों को टारगेट कर सके, अभी तक हम हमें लग रहा है कि एक बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, लाइक इन 4 to 6 वीक्स, हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है। ज़बरदस्त अली भाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आपका जो भी इसके पीछे आपने जो बताया कि जो मकसद है वो आप उसको पूरा कर सकें और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अली भाई, आपकी गुफ्तगू से आपने जो मुझे बताया बैकग्राउंड लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के हवाले से, तो इसमें मैं दो चीज़ें ढूंढना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि क्योंकि हम अब मेरा ये ख्याल है कि हमें चाहिए कि हम एंटरप्रेन्योरियल दिमाग जो है उसकी तरफ जाएँ, ज़्यादा उन लोगों को इनकरेज करें कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ।
तो उसके अंदर अब जैसे एक एग्जांपल है कि मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं या वेबसाइट बनती हैं, तो उसके अंदर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन और एक लीगल का जो है वो एक पूरा एक अलग सेक्शन होता है। सो मैंने यहाँ पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जो यंग एंटरप्रेन्योरल दिमाग के माइंडसेट के जो लोग हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए कोई फर्म ऐसी मौजूद हो जो कि उनके लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए उनकी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या उनकी वेबसाइट के लिए लीगल चीज़ों को या उनके टर्म्स को या एग्रीमेंट्स को जो है वो लिख सके और उनकी हेल्प कर सके। एक चीज़। दूसरी चीज़ वो ये कि क्योंकि ये लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान इंटरनेट की हद तक है, आप वेबसाइट के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें आप लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई चीज़ आपने सोची है कि जिससे ऐसे लोग जो कि इतने ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट की क्या हालात हैं, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना अखबारात पढ़ते हैं, लेकिन उनको उनके राइट्स के बारे में भी नहीं पता, तो उनको अवेयर करने के लिए लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान ने क्या आगे सोचा हुआ है कि किस तरीके से उसको डील करेंगे? जी। जी अमर, आपका सवाल, पहला सवाल था कि जो लोग ने आना चाहते हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, उनके एग्रीमेंट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ के हवाले से। अगेन अमर, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारे बिजनेसमैन की। नया आने वाला इस पे लगाए जाने वाले या इस खर्च हो जाने वाले पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं समझता। वो समझता है कि मार्केटिंग का एक्सपेंस मैं कर सकता हूँ, मैं फलां इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंस मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार लॉयर की फीस भी पे करनी पड़ेगी। वो प्रायोरिटी नहीं है। यानी सही। वो एक एग्रीमेंट को, जिसको एक फ्रेंचाइज ले रहा है एक शख्स, और वो किसी को पढ़ाना बॉदर नहीं करता कि यार ये स्टैंडर्ड ही सबके एक जैसे ही होते हैं, और ये सोच के वो कहता है ठीक है जी, दिस इज ओके, और उसके बाद फिर वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट उसका बन जाता है, बिजनेस उसका बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के फजल से 2 साल बाद चल जाता है। चल और दो जाता है। साल के बाद जब उसमें कोई इशू आ जाता है, तो फिर उस वक्त वो उसके लॉसेस भी बहुत बड़े होते हैं। देखिए, जितना है, आप ऊपर जाते हैं उतने आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं, तो आपके लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। अगर अगर आप जिस तरह से अर्न करते हैं, फिर उसी तरह से आपके स्टेक्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो वो ऐसा लम्हा होता है कि जब इंसान फील करता है, लेकिन उस वक्त फायदा नहीं रहता। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है, लॉ फर्म्स मौजूद है। लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बताने के लिए। आप बिल्कुल, कोई जिसको चाहेंगे वो सिर्फ आपको एक बेस्ट रास्ता देगा, एक रास्ता बताएगा, और रास्ता बताने के बाद अल्टीमेटली आपकी चॉइस होगी, जाना आपने खुद है। आप को ये बताया, सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि आप फलान लॉयर को ही इंगेज कीजिए। आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट्स का बता दिया जाएगा कि इसमें ये एक्सपर्ट हैं, आप उन एक्सपर्ट में से जिस एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं, लॉ रिकॉर्डर के थ्रू जाना चाहते हैं, लॉ रिकॉर्डर आपकी तरफ से उसे निगोशिएट कर लेगा। अगर आप उसके थ्रू नहीं जाना चाहते, आप खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज लॉ रिकॉर्डर, देखिए, वो तो एक आपको सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। अल्टीमेटली तो अगर आपकी चाहत होगी, आपकी प्रायोरिटी होगी, तो फिर आप काम कर लेंगे। आपको प्रायोरिटी बनाना है जी, इन सिंपल वर्ड्स, कि आपको इसे प्रायोरिटी बनाना है। ऐसी लॉ फर्म्स मौजूद हैं जो ये काम कर रही हैं। एग्रीमेंट्स की वेटिंग, अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक छोटा थोड़ा पैसा, एक कुशन पर मंथ एक्सपेंस अपने साइड पे रख लीजिए। उस को साइड पे रखने के बाद आप बिल्कुल किसी भी लॉयर को एंगेज अपने साथ कर लीजिए कि यार मैंने तुम्हें 3 माह के लिए अपने साथ एंगेज कर लिया, ये 3 मंथ्स के अंदर मेरे जितने एग्रीमेंट्स लेटर्स आएंगे तुम इनको रिव्यू कर लिया करना। 3 मंथ्स के बाद हम देख लेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा या नहीं। और 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्चुअली, या 1 साल के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा। आप उसे थोड़ी अमाउंट भी दे रहे होंगे, उसे भी लगेगा कि पर मंथ चूंकि मेरे पास एक इंसेंटिव मेरा बन गया है, तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए, डिपेंडिंग अगेन कि आप किस लॉयर की रेंज में जाना चाहते हैं, आपके पास बजट कितना है। बट इस काम के लिए प्लीज 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 बजट बजट को एलोकेट करना शुरू करें। ये इसे प्रायोरिटाइज करें, इसे अहमियत दें, जो हम नहीं देते। तो एक जो आपने मुझे सवाल ये किया था, वो ये था कि क्या होता है इस तरह से, कि लॉ फर्म्स वगैरह मौजूद है? यानी बिल्कुल लॉ फर्म्स मौजूद है, और लॉ फर्म्स बिल्कुल इस तरह से करती हैं, मौजूद हैं। आप ढूंढिए, आप सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान पे आ जाइए, कोई इशू नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप नंबर पे क्यूरी डाल सकते हैं, आप वो कर लीजिए। दूसरा, आपने जो सवाल किया था कि हम ये इंटरनेट की हद तक है, बहुत से लोग मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर पाते। अहमद, एक बात तो कंफर्म है कि अब मोबाइल के बगैर बंदा नहीं नजर आता। सही। और अगर आता है, अगर वो जी। आता है, देखिए वो इतनी ज्यादा इग्नोरेबल तादाद में आता है, इतनी ज्यादा इग्नोरेबल तादाद में आता है जी। मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पे कुछ खास इलाके ऐसे हैं अभी भी बहुत ज्यादा, जहां पे बैकवर्ड है, सिंध के कुछ बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं
जैसे कुछ पंजाब के कुछ बहुत ज्यादा साउथ साइड पे थोड़ा सा कुछ ऐसे कुछ 2 4 6 एरियाज होंगे, लेकिन मोबाइल फोन अब तकरीबन सबके पास है। और उन उन लोगों के लिए यकीनी तौर पे फ्यूचर के अंदर सोचा जा सकता है। अच्छी बात है, आपने हमें हमें बताया कि इसकी भी एक जरूरत हो सकती है। अगर हम इसे फ्लरिश करते हैं, हम और आगे लेके जाते हैं, तो हम फिजिकल कोई सेमिनार्स भी कर सकते हैं। आज हम 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, पाकिस्तान के डिफरेंट 100 डिस्ट्रिक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं, हमारे मेंबर्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त। तो ये 100 मेंबर्स जो है हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से एक्चुअली, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हमने अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई 100 के करीब करीब हमने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया हुआ है। गो के अब हम ज़बरदस्त। चाह रहे हैं और इसकी एक्सपेंशन की जाए और हमारे लोग ज्यादा हो। मैं बार बार जो मुझे इससे दिली खुशी होती होती है वो ये होती है कि लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी एक्चुअली। और ये 4 to 6 वीक्स में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो कामयाबियां समेटी हैं, मुझे मैं से बड़ा पूरी उम्मीद हूँ, मैं अपनी टीम से बड़ा होपफुल हूँ। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। इंशाल्लाह, और इस चीज़ की ज़रूरत ही भी है बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ जो है, मेरा ये ख्याल है कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी हरी भाई, लेकिन क्योंकि अब हम इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आई होप कि चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी, और हमने जितना टाइम ज़ाया किया है पहले, उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉ अवेयरनेस इन पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अली भाई, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, बात करते हैं लॉ एज अ करियर। ऑब्वियसली क्योंकि हमारी जनरेशन है वो ज़्यादातर या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर या फिर इस तरह के मामला, या बहुत बहुत तो बंदा बीबीए एमबीए कर लेता है। लॉ की तरफ जाने के लिए ऑब्वियसली आप एक खुद स्टूडेंट रहे हैं, और अब आप लॉ एज अ प्रोफेशन, आप लॉयर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, और आपको मामला पता हैं सारे। तो आपने ये प्रोफेशन एक तो चूज़ क्यों किया, पहले तो ये बताइएगा हमें, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल चॉइस भी जानना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कि किस तरह के हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान में किसी लॉ स्टूडेंट को, क्योंकि आपने कहा कि वो अपने आप पे जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, और भी दूसरी जो है उनको हर्डल्स वगैरह होते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ रोशनी डालिएगा प्लीज़। जी, अमर मुख्तसरन ही इसको कोशिश करूंगा ऐसा रखूं। जी जी बिल्कुल, देखिए, हमारे पास टाइम वैसे ही मैंने कम है। मैंने एक्चुअली ये चाहा था कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया। नंबर वन, मैं इस प्रोफेशन में मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी थे। मैं बैंकिंग में जाना चाहता था, बैंकिंग का मुझे एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल भी गई थी। लेकिन अमर, मैं इस प्रोफेशन में इसलिए आया लिबर्टी के लिए। मैं मुझे लगा कि मुझे खुद से कुछ करना है। मैं इस प्रोफेशन में, देखिए, जो वकील है वो अगर किसी के साथ एडजस्ट होता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी के साथ काम करता है, तो भी वो एम्प्लॉय नहीं होता। एक एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक अपनी वर्थ से अपने आप को मनवा लेता है, उसे 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 कोई ना कोई बेहतर स्टेटस मिल जाता है, बहुत से सीनियर एसोसिएट्स हो जाते हैं, बहुत से पार्टनर्स बन जाते हैं, और एक खास सेंस ऑफ लिबर्टी इंजॉय करते हैं वो। दूसरा, इसमें आप मेहनत तो हर प्रोफेशन की तरह इस प्रोफेशन में भी करते हैं, लेकिन इसके ये आप अपनी पेस के हिसाब से करते हैं। जब दिल कर रहा है तो आप काम करेंगे, नहीं कर रहा तो फिर नहीं करेंगे। तो एक ये जो आपको एक मजा, ये जो एक फील आती है कि आप एक बिजनेसमैन भी है, बिकॉज आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वो वाला फील भी है, और एक प्रेस्टिजियस चीज भी है, एक चैलेंजिंग चीज भी है। तो दैट वाज द रीजन कि मुझे लगा कि ये प्रोफेशन में लिबर्टी ज्यादा है, तो मैंने इसीलिए इसे चूज किया था। बाकी जो दूसरे आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए, देखिए, मैं अगेन वही कहूंगा कि इट्स बियॉन्ड करियर नाउ। ये तो आपको लॉ तो पढ़ना ही चाहिए। लॉ तो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए, आपकी जिंदगी के बहुत से मामलात इससे जुड़े हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। आप टेनेंट होंगे या लैंडलॉर्ड होंगे, या आप कंज्यूमर होंगे या आप कंपनी होंगे। आप बिजनेस करेंगे तो भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट साइन करना है, अपना जॉब एग्रीमेंट साइन करना है एम्प्लॉयमेंट का, उसके वक्त भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको निकाल दिया जाएगा तो भी आपको जरूरत पड़ेगी। आई मीन, लॉ इज एवरीवेयर। तो इसलिए आपको इसे पढ़ना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। जो करियर में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डायरेक्टली आ सकते हैं, बहुत से ब्राइट स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, बहुत से जो हैं वो टीचिंग में भी आ रहे हैं, बहुत से इस तरह के हैं जो लॉयर्स भी बन रहे हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, बैंक्स में जा रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारों में जा रहे हैं। देखिए, लॉ आपके विजन को ब्रॉड कर देता है। इट गिव्स यू अ डिसेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग। आपका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है
उसको एक तरह से वो एक डायरेक्शन दे देता है, आपको इस डायरेक्शन की आदत पड़ जाती है। याद रखिएगा, किसी भी चीज के लिए आपकी थिंकिंग का भी एक पैटर्न होता है। आपको चीजों की रिसर्च स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, आपको चीजों को एवेल्युएशन आप बेहतर हो जाती है आपकी। तो ये जो आपके थिंकिंग पैटर्न को बेहतर करता है वो लॉ करता है, ये जो आपका विजन है इसको ब्रॉड करता है वो लॉ करता है। इसलिए आपको लॉ पढ़ना चाहिए। अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हैं या कर ली है तो भी आपको लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। अगर आप एलएलबी नहीं भी करना चाहते तो आपको लॉ थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, डिपेंडिंग कि वो, ताकि आपका थोड़ा सा विजन ब्रॉड हो। तो आजकल तो इसमें स्कोप भी मौजूद है, इसमें अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। जो ब्राइट लोग हैं उन वो अपना रास्ता बना लेते हैं। जो किसी अच्छे बड़े बिग लॉयर के या जज के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी आसानियां ज्यादा है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर वो डिसेंट तरीके के साथ, एक खास पैटर्न के साथ, एक खास मिजाज के साथ मेहनत करते हैं तो वो डेफिनेटली आगे चले जाते हैं। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड आई होप कि लोगों को, जो लोग लॉ को एज अ करियर चूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट उनको दे दिया है। वो उसी में मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। अली भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हम कोशिश कर रहे थे कि हम इन चीज़ों को कम से कम कोशिश कर रहे थे कि हम रैप अप करें जल्द से जल्द। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू डिफरेंट केसेस इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली मीडिया के हवाले से हम बात करते हैं तो मीडिया के अंदर बहुत सारे केसेस के हवाले से शोर होता है। पहले पानामा का केस आया, उसके बाद फिर पीएम इमरान खान के हवाले से बात हुई कि उन्होंने अपने जो है वो जमान तरसा से बता दिया। मनी ट्रेल का बड़ा जिक्र होता है, बच्चे बच्चे को पता है जी कि मनी ट्रेल कोई चीज़ होती है। तो थोड़ा सा इस मुतालिक भी, और आज भी देखिए हमारा, क्योंकि शो तो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था और ऑफ एयर भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि हमारे पास आज एक जजमेंट आया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से, उनके रेफरेंस केस में। तो उसके मुतालिक आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताइएगा। और दूसरा ये कि मनी ट्रेल एक्चुअली होती क्या है, आम फहम अल्फाज में हमारी आवाम को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं जी। जी अमर, आज के दिन काजी फायज की जजमेंट पे थोड़ा सा बात ना करना नाइंसाफी होगी, तो इसलिए हम एक दो मिनट इस पे जरूर बात करते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज को समझ लेते हैं, मनी ट्रेल। मनी ट्रेल क्या है? मनी ट्रेल आम लोगों के लिए, आम फहम के समझने के लिए, मनी ट्रेल ये है कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं कि जिनसे वो आपने एसेट्स परचेज किए। आप अपने एसेट्स की परचेज को जस्टिफाई करने के सोर्सेस बता सके, उसे जस्टिफाई कर सके। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, मैंने कोई एसेट पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर परचेज किया है, कोई भी चीज परचेज की है, तो मेरे पास उसका एक खास कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए कि वो पैसा मेरे पास कहाँ से आया और मैंने उसको किस तरह से पैसे को यूज करने के लिए, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज किया। ये है मनी ट्रेल। इसके अलावा मनी ट्रेल कुछ नहीं है। जहां तक काजी साहब की जजमेंट का आज का तस्करा है, वो इस लिहाज से भी अहम है कि आज की जजमेंट अमूमन होता ये है कि एक पार्टी खुश और एक पार्टी नाखुश। आज की जजमेंट की अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टीज खुश हैं। दोनों 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 को लगता है कि आज उनकी विक्ट्री का दिन था। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इसमें जो प्राइमरीली जो ज्यादा बड़ी विक्ट्री थी वो यकीनन काजी ईसा साहब की थी। वो इस तरह से कि बिकॉज उनका मौकफ प्रेसिडेंशियल एक रेफरेंस फाइल हुआ था उनके अगेंस्ट 2019 में, और उसमें ये कहा गया था कि इनकी बीवी और बच्चों के कुछ असासे हैं जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए और उसके जराए आमदनी जो है इनके मुताबिकत नहीं रखते। तो ये इन्होंने परचेज कैसे किए? तो कादी साहब ने उस चीज को, उस रेफरेंस को एक्चुअली चैलेंज किया था एक पिटीशन के थ्रू। और ये जो आज का फैसला था ये एक्चुअली उस पिटीशन पे फैसला आया था। उस पिटीशन में कादी साहब का कहना ये था कि उन्होंने, एक तो आज के दिन हुआ ये कि उन्होंने सारी जस्टिफिकेशन उसकी दे दी जो उनके पास मौजूद थी। उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रख दी, उन्होंने उनके सामने पेश कर दी। और वो जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्चुअली रख दी उन्होंने, वो सारी चीजें जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी, उन्होंने, उनका कहना ये था कि ये एसेट मेरे नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, ये जो एसेट मेरे नहीं है ये मेरे बीवी बच्चों की है, इनको ये डिक्लेयर्ड एसेट है। मेरी बीवी के जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, जो उसमें मेरे से पहले 2004 में कुछ प्रॉपर्टी परचेज की थी, कुछ 2016 या 18 में परचेज की थी।
उन्होंने उन सब की जस्टिफिकेशन उनकी मिसेज ने भी दे दी उसकी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जस्टिफिकेशन जो प्रोवाइड की है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एविडेंस नहीं रिकॉर्ड हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा वहां पे तरीकाकार नहीं है कि जहां पे कोई एविडेंस दिया जाए या एविडेंस को बहुत ज्यादा जांचा जाए। सुप्रीम कोर्ट इन चीजों से अवॉइड करता है और उसे कानूनी तौर पे अवॉइड करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर तो ये एसेट्स प्रॉपर्टीज का मसला है, उनकी उनकी मिसेस की प्रॉपर्टी का मसला है, तो फिर एक काम होना चाहिए कि इसका इख्तियार तो फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को होना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी इंडिपेंडेंटली इसको इंक्वायर कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली डायरेक्शन दे दी है इन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कमिश्नर को कि कमिश्नर इसको पार्टीज को बुलाए, उन्हें सुने, 60 डेज तक वो उनको सुन सकता है, 60 दिन तक मामलात को कंक्लूड करे और 75 डेज के अंदर अंदर वो एक अपनी ऑर्डर पास करे। उस ऑर्डर के पास करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट चेयरमैन एफबीआर को दे। चेयरमैन एफबीआर अपनी रिपोर्ट बना के उस ऑर्डर के बाद वो प्रोवाइड कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको, जो कि होता है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको सबमिट कर दे। उसकी बेस के ऊपर रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोर्ट समझता है कि यहां पे दोबारा से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई होनी चाहिए तो कर लेंगे शुरू। अगर अगर लगता है कि नहीं, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है या मामले में इतनी जान नहीं है, तो इसलिए इसकी फर्दर किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो मामला वहां पे खत्म हो जाएगा। एक मिसपरसेप्शन और है कि इसका मतलब अब जो नीचे जो फैसले होंगे उनके बारे में क्या होगा। उनके हवाले से वैसे लिखा है ये कि अगर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर पास करेगा तो वो अपने लॉ के तहत करेगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का है उसके तहत करेगा, और उसके बाद वो अपना एक तरीकाकार फर्ज कीजिए, अगर वो समझते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है तो वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। दूसरी पार्टी चाहे वो अपील कर सकती है, यानी कि उसकी एक प्रोसीडिंग सेपरेट चलती रहेंगी। टैक्स डिपार्टमेंट की, अपनी इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स अलग से चलती रहेंगी। और जहां तक बात है प्रोसीडिंग्स का सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की हद तक उन मामलात को आज के दिन तक सदारती रेफरेंस को कल अदम करार दे दिया जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के पास अब इस बात का इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट वो रिपोर्ट, वो ऑर्डर पढ़ने के बाद, सारी चीजों की एवेल्युएशन हो जाने के बाद जो उनके पास सारी चीजें आएंगी, फिर वो उसे एक दफा फिर से देखे कि आया दोबारा से किसी किस्म की कार्रवाई की कोई जरूरत है या नहीं। तो आज के दिन की हद तक काजी ईसा के ऊपर जो तलवार लटक रही थी सदारती रेफरेंस की, वो सदारती रेफरेंस आज के दिन कल अदम हो गया है। और यकीनी तौर पे ये एक रिलीफ काजी साहब के लिए ही है। गवर्नमेंट का एक स्टांस ये जरूर है कि ठीक है, सदारती रेफरेंस की वजह से वो फिलहाल वो रेफरेंस ही खत्म हुआ है, हम अब नीचे देखेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए या क्या चीजें मौजूद हैं और वो डिपार्टमेंट करेगा, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम तो पहले भी इम्पार्शियल थे। वो उनकी अपनी एक राय ये है। बहरहाल काजी साहब की मैं समझता हूँ बड़ी जीत है, लेकिन दोनों तरफ फिलहाल विन विन सिचुएशन ही है। सही। अली भाई, आपने बहुत बहुत इन डेप्थ इसके ऊपर एनालिसिस ऑब्वियसली कर दिया हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आम आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे बताइएगा, एक जाते जाते बस आपसे एक सवाल है, क्योंकि हम रैप अप करेंगे, ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है। एक सवाल बस वो ये कि इस तरह की जजमेंट जब बड़े केसेस जब लगते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल थोड़ा सा इसमें मामला होता है या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो मैंने देखा है कि हमारा मीडिया जो है वो उस चीज़ को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा होता। उसके अंदर लोगों का परसेप्शन क्रिएट करने में मीडिया का एक बहुत कलीदी किरदार होता है। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया इस केस के साथ साथ बाकी दूसरे केसेस के अंदर अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है मीडिया ने हमेशा, या नहीं किया? आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, 100% नहीं किया। वो कभी भी हर एक, मुझे पता है, आप एक खास किस्म की जजमेंट निकाल के देख लीजिए, मुझे पता है कि किन चैनल्स पे लगाऊंगा तो उसके उन उन चैनल्स के ऊपर कौन सा उसको एक खास एंगल से पोर्ट्रे कर रहा होगा और कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो किसी उसे खास तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे। तो मीडिया का किरदार इस हवाले से थोड़ा सा इसी तरह से है कि वो, चूंकि देखिए हर किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी होती हैं, हर शख्स का किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर अपना स्टांस भी होता है, लेकिन ब्यूटी ये है ओपिनियन की कि आपकी ओपिनियन प्रेजुडिस नहीं हो। आपका ओपिनियन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ओन डिजायर्स या योर ओन थिंकिंग,
अगेन पैटर्न ऑफ थिंकिंग की बात है, बहुत से लोगों का पैटर्न ऑफ थिंकिंग एक डेवलप हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि बस ये चीज एक खास डायरेक्शन में इधर ही ऐसे ही हो सकती है। तो बिल्कुल मीडिया के हवाले से तो अफसोस की चीज है। और इनफैक्ट अगेन लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के हवाले से जो एक इनिशिएटिव न्यूज रिलेटेड था, वो उसके पीछे स्पिरिट ये थी कि अगर कोई एनालिसिस लीगल जजमेंट का, कोई लॉ की जजमेंट है, लीगल जजमेंट है, लीगल ऑर्डर है, उसकी इंटरप्रिटेशन जानना चाहता है तो उसको एक लीगल पोजीशन सिर्फ बताइए जाए। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल एफिलिएशन तो सबकी होती है। वोट तो देखिए आर्मी चीफ भी कास्ट करता ही है ना, चीफ ऑफ ऑफ आर्मी कोर्स, स्टाफ भी यस। कास्ट करता है जी। जब होता है। उसकी भी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, बट वी एक्सपेक्ट के जाहिर है उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में रोल नहीं होगा, लेकिन एफिलिएशंस होती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं कि इस तरह से चले, लेकिन मीडिया को थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। सही सही अली भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने बहुत सारे थैंक यू। सवालात पे बहुत ज़्यादा तफसीली तौर पे गुफ्तगू की और लोगों को अवेयर किया। जाते जाते कुछ पैगाम अगर देना चाहें लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के हवाले से, आज शो के हवाले से, कि किस तरह का आपको शो लगा, और लोगों को अगर मैसेज देना चाहें, सो ओवर टू यू। जी अहमद, बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का मौका दिया कि हम बहुत देर से चाह रहे थे कि हम कोई लाइव सेशन स्टार्ट करें। जब आपने मुझसे बात की तो वी डिसाइडेड कि हम पहला लाइव सेशन भी आपसे करेंगे। और जहाँ तक पैगाम की बात है, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आज के दिन आप चाहे किसी भी चीज़ में कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप उसको नंबर वन इन राइटिंग रखें। आप किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप को ओपन मत रखें, आप इन राइटिंग करें। नंबर टू, लीगल थिंग्स को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज ये अब आपको प्रॉब्लम में होने के बाद आपको मदद नहीं देंगी। ऑफ कोर्स अगर आज आप इनसे फायदा ले लेंगे तो ये आपको शायद प्रॉब्लम में आने ही नहीं देंगी। आज आप इनको प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी जिंदगी में। लीगल के लिए, लॉ के लिए थोड़ा सा वक्त भी दीजिए, थोड़ा सा बजट भी सर्व कीजिए। सही जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अली भाई। आई होप कि लोगों को इस चीज़ समझ में आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अली भाई। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके साथ ज़रूर एक और सेशन रखेंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, सो दैट कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। इंशाल्लाह। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। और जी हमारे साथ मौजूद थे अली रज़ा कबीर, जिन्होंने बहुत तफ़सीली गुफ्तगू की, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स पे, लीगल करियर के हवाले से, आज का जो केस का फ़ैसला आया है उस हवाले से। और उन्होंने जाते जाते एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की, और वो यही कही है कि जो भी आप मामलात अपनी ज़िंदगी के चला रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हों, किसी से आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसको इन रिटर्न रखें, सो दैट कि आप लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, और अगर आपको कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो लीगली आपके लिए हेल्प मौजूद हो। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ आपको हम दोबारा मिलाएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। किसी भी किस्म की लीगल क्वेश्चन के लिए या लीगल हेल्प के लिए आप लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के पेज के ऊपर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ के जो एडमिन्स हैं और जो लोग वहाँ के मामला देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे और आपको गाइड करेंगे। दिस इज़ अहमद जरीद साइनिंग ऑफ फ्रॉम अहमद जरीद लाइव, पाकिस्तान जिंदाबाद।